हेलो एवरीवन। आज आज का जो टॉपिक है हम लोग एनर्जी पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी क्या होता है। ऐसे तो हम लोग इसको अच्छे से एनर्जी को फिजिक्स में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके ज़्यादातर एक्सप्लेन करके हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, जैसे ये जो हम लेक्चर बना रहे हैं ना, इसको आप लोग को 1 से 6 लेक्चर देखने के बाद ही देखना है। हम उम्मीद करेंगे जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले 6 लेक्चर आप देख के आए हो। तो हम ये मेरा लेक्चर का पर्पस ये है कि कुछ भी चीज़ मिस कर गया हो या फिर मतलब हम नहीं पढ़ा पाए हो या कुछ टॉपिक मिस कर गया होगा, क्योंकि भाई किसी से भी गलती हो सकता है, मेरे से गलती से छूट गया हो, हम नहीं बता पाए हो, तो उस टॉपिक या उस टॉपिक को ही हम यहाँ पे कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो एनर्जी वहाँ पे मिस कर गया था, एनर्जी हम नहीं बता पाए थे, तो हम लोग एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी का हिंदी क्या होता है? शक्ति। काम करने की शक्ति को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। जैसे अगर हम और आप बात करें, हम आपसे बोलते हैं कि मेरे पास काम करने की क्षमता नहीं, हम बहुत थक गए, आप काम नहीं कर सकते, तो आप समझ सकते हैं मेरे पास एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी जीरो हो गया है, एनर्जी खत्म हो गया है। तो इसका डिफिनेशन है काम करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ऐसे तो इसका हम लोग टाइप देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। इसका तो बहुत सारा टाइप है। जैसे ऐसा बोला जाता है मेनी टाइप्स या मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट। बहुत फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करता है, बहुतों तरह का, बट दे आर ऑल फॉल इन मेनली 2 कैटेगरी। वो सारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सारा टाइप्स ऑफ एनर्जी मेनली दो तरह का होता है, 2 ही फॉर्म का, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग बारी बारी से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हम बताएं ना, एनर्जी एक चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी फिजिक्स में, 11th में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का नाम ही है, वर्क पावर एंड एनर्जी। उसी में हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। चैप्टर शायद 11th में है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ज़रूरत पड़ गया, क्योंकि हम लोग जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैटर देख रहे थे, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का टर्म आया था। तो हम लोग इसको देख लेते, काइनेटिक एनर्जी आखिर होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, K.E, ऐसा लिखते हैं K.E, K भी कैपिटल और E भी कैपिटल। तो काइनेटिक एनर्जी का इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अच्छा, मोशन भी एक चैप्टर है। मोशन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मोशन भी चैप्टर है, हम लोग को फिजिक्स में ही पढ़ना है। एक्चुअली फिजिक्स का टॉपिक ही है, हम लोग बीच में थोड़ा सा बस पढ़ रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बहुत कुछ इसमें मतलब हम ऑलमोस्ट 2-3% इसका पढ़ रहे हैं, 2-3%, ताकि हमको मेरा काम निकल जाए। और एक इसका डिफिनेशन और इट इज़ बेसिकली द एनर्जी ऑफ मास इन मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऐसा एनर्जी है, जैसे कि हम लोग इसका एग्जाम्पल से देखिए, समझिए। जब हम लोग दौड़ते हैं 100 मीटर का रेस है, तो हम लोग दौड़ते हैं, तो हम मोशन में होते हैं। वहाँ पे मोशन मतलब क्या होता है? चाल होता है या गति। मोशन का हिंदी क्या होता है? गति। तो हम लोग दौड़ते हैं तो गति में होते हैं, तो हमको कुछ एनर्जी चाहिए दौड़ने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ऐसा एनर्जी जब हम चल रहे हो, या जैसे कि एक एग्जाम्पल और है इसका, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्या है? सन है, अर्थ इसके चारों ओर घूमता है इलिप्टिकल पाथ में, होता है ना। इसको इलिप्स बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे। बस इलिप्टिकल पाथ इसी का मतलब होता है। सर्कल का और इलिप्स में ये अंतर है, इलिप्टिकल पाथ में अर्थ घूमता है, ये मान लीजिए अर्थ हो गया, तो ये सन के चारों ओर घूम रहा है, पहले यहाँ आए फिर यहाँ, इसी करके घूम रहा है। तो क्या ये अर्थ है मोशन में है ना? अर्थ पहले हाथ आए, हाथ अर्थ क्या है? अर्थ मोशन में है। तो एग्जाम्पल हो गया काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देखे, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन आर द एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अर्थ क्या है? मूव कर रहा है कुछ स्पीड से, कुछ जैसे भी मूव कर रहा है। तो यही काइनेटिक एनर्जी का देखिए, इसका डिफिनेशन यही है, इट इज़ बेसिकली द एनर्जी ऑफ मास इन मोशन। अच्छा, इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। हम लोग इसका समझें काइनेटिक एनर्जी किसको बोलेंगे? उस एनर्जी को जब हम मोशन में हो, जैसे बस गाड़ी चलता है, बस वगैरह चलता है, तो क्या मोशन में होता है, तो उसको कुछ एनर्जी लगता है ना, हम पेट्रोल डालते हैं उसमें, डीजल डालते हैं ताकि उसके पास एनर्जी आए। तो मोशन, कोई भी चीज़ मोशन में है तो उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। हम पूछेंगे कि हम दौड़ रहे हैं तो हमारे पास कुछ एनर्जी खर्च हो रहा है मेरा, तो हम कौन सा एनर्जी खर्च हो रहा है या कौन सा एनर्जी अब तुमको दिख रहा है, उस एनर्जी का नाम क्या है? तो उसका नाम सीधा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी।
अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के डॉट ई, हम लोग बात किए थे, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं के डॉट ई, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी क्या आता है? वेलोसिटी भी फिजिक्स का टॉपिक है। वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड होता है कि हम लोग बस 1 मिनट इस पर बात करते हैं। स्पीड हो गया, स्पीड समझते हैं ना, स्पीड तो समझते होंगे आप लोग। हम 10 मीटर पर सेकंड से या 10 मीटर पर मिनट से हम 1 किलोमीटर पर मिनट से हम दौड़ रहे हैं, तो मेरा स्पीड हो गया। या बोलेंगे कि स्पीड ऑफ, हम लोग बाइक चलाते थे, क्या स्पीड जनरली कितना स्पीड में चलाते हैं? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा स्पीड हो गया। लेकिन स्पीड भी डायरेक्शन, अगर हम बोलते 40 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की दिशा में चल रहा था, तो हो जाएगा वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। हम लोग इसको वेलोसिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे बाद में भी, इतना हम लोग को इस पर नहीं ध्यान देना है। तो आप इसको, इस वेलोसिटी को स्पीड ही मान सकते हैं, हाफ एम इंटू स्पीड का स्क्वायर। तो क्या यही ना कि मास है, कोई मास है, उसका वेलोसिटी को स्क्वायर कर देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। जैसे कि हम लोग मान लीजिए 6 किलोमीटर प्रति मिनट से दौड़ रहे हैं, 6 किलोमीटर पर मिनट से दौड़ रहे हैं। मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, 6 किलोमीटर प्रति मिनट से दौड़ रहे हैं। मेरा वजन मान लीजिए, मास मान लीजिए, ये हो गया क्या, स्पीड हो गया हमारा। और वजन मान लीजिए मेरा 65 kg या 68 kg। तो हम बोलें कितना एनर्जी खर्च होगा अगर हम इतना दौड़ रहे हैं, तो कितना एनर्जी हमको लग रहा है। तो फार्मूला निकाल लीजिए डायरेक्ट, के डॉट ई से, हाफ मास कितना है 68 kg। अच्छा, हम लोग को जब काइनेटिक एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। एसआई यूनिट होता है जूल, JULE, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखता है, इसको लिख लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। तो हम लोग को एसआई यूनिट में निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी का जूल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का जूल ही होगा, क्योंकि उसी का टाइप फॉर्म है। तो हम लोग को एसआई यूनिट में कोई चीज़ निकालने के लिए, एसआई यूनिट में निकालने के लिए हम लोग को उसका वैल्यू भी तो एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। तो मिनट तो एसआई यूनिट है ही नहीं, सेकंड है एसआई यूनिट, जिसको हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे एसआई यूनिट में। किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि मीटर है एसआई यूनिट, है ना, 7 एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। इसको हम लोग एसआई यूनिट में चेंज कर ले रहे हैं। तो 6 × 1000 जो क्या मीटर, और 1 मिनट कितना 60 सेकेंड हो जाता है। तो कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, सही निकाले ना, 100 मीटर प्रति सेकंड, वो ज़्यादा हम तेज़ दौड़ रहे हैं यार। चलो रहने तो, ये तो थ्योरेटिकल है। तो स्पीड कितना हो गया 100 मीटर पर सेकंड, इसको स्क्वायर कर ले, 100 का स्क्वायर कट कर दे 234, तो 34 इंटू तो कितना हो गया 34, इतना जूल हो गया हमको एनर्जी लगेगा इतना स्पीड से दौड़ने के लिए। ठीक है, इतना समझ गया कि एनर्जी का हम लोग कैसे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए जितना भी जरूरत है आप लोग को। ठीक, हम लोग यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी देखने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है देख लेते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन। अच्छा, हम बात किए थे ना कि मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट बट दे ऑल आर फॉल इन मेनली 2 कैटेगरी। अच्छा, मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है, कुछ का नाम तो आप भी सुने होंगे, कुछ का नाम बताइए। जैसे कि हम लोग सुने ना साउंड एनर्जी सुने हैं, साउंड एनर्जी है ना, साउंड एनर्जी। और बताइए कुछ, सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूज होता है, उत्पन्न होता है न्यूक्लियर एनर्जी। और क्या क्या है, बहुत सारे एनर्जी के नाम सुने हैं। हीट एनर्जी, बहुत एनर्जी का तो बहुत फॉर्म है, बहुत है, हम लोग इतना बारे में बात नहीं करें। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी है। तो बस जो मेन 2 टाइप का है वो है काइनेटिक और पोटेंशियल। हम लोग पोटेंशियल देखने वाले हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग P.E से डिनोट करते हैं, P.E से। एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट
कोई भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर्ड है, उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड है उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। द फार्मूला, इसका फार्मूला जो कुछ होगा, द फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिपेंड, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी क्या है, आप लोग एक बात जानते हैं कि वर्क और एनर्जी का सेम ऐसा यूनिट होता है, और वर्क, एनर्जी और हीट तीनों का सेम ऐसा यूनिट होता है, लेकिन तीनों में अंतर क्या होता है, हम लोग इस पर बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। अभी तो कुछ ज़्यादा हार्ड टॉपिक हो जाएगा, तो हम इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा जानने का कि तीनों का ऐसा यूनिट सेम क्यों होता है, और तीनों में अंतर क्या है, आखिर अंतर क्या है तीनों में, वर्क, एनर्जी और हीट में। ये आप लोग का होमवर्क होगा, इसको थोड़ा सा पता कीजिएगा। जो वर्क है ना, इसे आप लोग पर फिजिक्स में पढ़िएगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ डॉट डी, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। तो ये एनर्जी का विषय में, तो पोटेंशियल एनर्जी जो डिपेंड करेगा कैसा फोर्स लग रहा है उस पर उसका फॉर्मूला डिपेंड करेगा। अगर फोर्स अलग हो गया, हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स चेंज कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक जो कॉमन फोर्स के बारे में बात करते हैं, फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं, नाम तो सुने होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, mg होता है, F बराबर mg, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ फॉर्मूला निकालेंगे, ये होता है mg h2 माइनस h1, mg h, इसको हम लोग जनरली ऐसा भी समझ सकते हैं mg h। ऐसा क्यों लिखे यहाँ पे कि अगर h1 को हम लोग 0 मान लें, अच्छा h1 हो गया रेफरेंस पॉइंट, इसको हम लोग समझते हैं तुरंत, ये हो गया करंट पोजीशन। मान लीजिए कि हम लोग अर्थ पे हैं, अर्थ को रेफरेंस पॉइंट मान लिए, तो मान लीजिए हम लोग अर्थ पे खड़ा हैं, तो हमारे अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है 0 है। देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला को आगे लिख रहे हैं, mg h2 माइनस mg h1। अच्छा mg h नोट दे दीजिए, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा ये रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा mg h2 माइनस mg h1। हम लोग मान लिए कि h1 0 है, हम लोग अर्थ पे खड़ा है, तो h1 मान लीजिए 0 क्योंकि हम लोग अर्थ सरफेस पे खड़ा है, तो h1 0 मान लिया। मान लीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। यहाँ पे मान लिए अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे h1 0 है, इसको मान लिए 0 क्योंकि h1 क्या है 0 मान लिए। यहाँ पे हम लोग मान लिया सरफेस पे हम खड़ा है, भी हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बच गया, mg h2 सीधे। तो कहीं कहीं वैसा भी दिखेगा, सीधे इसको mg h लिख जाता है पोटेंशियल एनर्जी को। तो इतना समझिए एनर्जी के बारे में, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको फिजिक्स में। जितना समझे उतना काफ़ी, जितना भी आप समझे। आप अगर बोलिए हम बिल्कुल नहीं समझे, वो भी काफ़ी, उतना ही काफ़ी, उतना ही याद रखिए, जितना समझे उतना काफ़ी आपके लिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग। अच्छा हम लोग तो मैटर पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच इज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। तो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, अच्छा स्टेट्स ऑफ मैटर ही पढ़े थे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर की अवस्था क्या होती है। तो हम लोग 3 स्टेट्स पढ़े थे वहाँ पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा उसको एक दिखाने का भी तरीका है, हम लोग वहाँ पे बात किए थे ना, डायग्राम छूट गया था, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ, इसलिए हम लोग वहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। ये हो गया, मान लीजिए एक स्टेट्स ये हो गया, ये कौन सा स्टेट हो गया, ये हम डायग्राम जो बना रहे हैं सॉलिड स्टेट का बना रहे हैं, सॉलिड स्टेट का। थोड़ा डायग्राम ज़्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं यार। ये किसका हो गया, सॉलिड का, और ये हो गया सॉलिड का। ये अब बना रहे हैं हम लोग लिक्विड का, लिक्विड का ही हो गया। ये जो हम सर्कल बना रहे हैं क्या है, मैटर का पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मैटर्स। इसके बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। इसको हम लोग एटम बोलते हैं,
ऐसा बोला था एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो जब हम एटम टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी इसको समझिए, कुछ पार्टिकल है, बस इतना ही समझिए। ये हो गया लिक्विड, और एक और था गैस। गैस को ऐसा समझ लीजिए। क्या सब लोगों को लग रहा है, दिख रहा है कि इसमें जो पार्टिकल है थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड है, ज़्यादा मतलब उसका एक दूसरे से बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग बात किए थे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा कंजेस्टेड है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, स्पेस बिटवीन देम। हम लोग पढ़े थे ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में, स्पेस है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, स्पेस बिटवीन देम। तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में है? इसमें स्पेस सबसे ज़्यादा है, देख रहे हैं। इस पार्टिकल में कितना ज़्यादा, इतना स्पेस ज़्यादा है। इसके वजह थोड़ा स्पेस कम है। यहाँ पे मतलब थोड़ा बन गया, पार्टिकल बड़ा हो गया, तो ऐसा समझ लीजिए। देखिए ये हो गया, कितना ज़्यादा स्पेस, इतना ज़्यादा स्पेस है ना। तो सबसे ज़्यादा स्पेस किसके बारे में होता है, हम लोग वहाँ पे बात कर चुके थे, ऐसे रिवीजन करें एक तरह समझिए। सबसे ज़्यादा स्पेस किसके में है? गैस वाले में सबसे ज़्यादा स्पेस है। सबसे कम स्पेस किसमें? सॉलिड में। देखिए बिल्कुल आपको लग रहा है जीरो स्पेस है, स्पेस थोड़ा सा होता है, लेकिन हम लोग उसको दिखाए रहे, बस ऑलमोस्ट बहुत कम स्पेस होता है। हम लोग को नेकेड आइट से, आई से देखते हैं नेकेड आइट से, तो तुमको दिखेगा नहीं कि उसमें स्पेस है। तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में है? गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में है? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। हम लोग उसमें पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में। अच्छा, तो इसको आप एक डायग्राम आप लोग एक बार बना लीजिए, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। अच्छा, हम वहाँ पे एक बात छोड़ दिए थे कि जो होता है ना स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें एक स्टेट होता है प्लाज्मा स्टेट। इसको वहाँ पे नहीं पढ़ाए थे क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता। वहाँ पे हम बात नहीं किए थे, इस डायग्राम को मिटा रहे हैं। एक और स्टेट होता है प्लाज्मा, नाम तो आप लोग सुनेंगे या नहीं भी सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे इसलिए बात नहीं किए थे कि हम लोग फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम तो भाई एनसीईआरटी में 3 ही दिया हुआ है, हर जगह 3 जानते हैं, तो फिर चौथा स्टेट कहाँ से आ गया। तो हम लोग को मतलब हायर क्लास में पढ़ना पड़ेगा प्लाज्मा के बारे में। हम लोग से जनरली हम लोग अगर पूछा जाए एग्जाम वगैरह में तो आप 3 स्टेट लिखिएगा। मैटर कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट। तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, पढ़ेगा प्लाज्मा का थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा के स्टेट में एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो कुछ आपको आइडिया है प्लाज्मा के बारे में? जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल इसका वेल्डिंग आर्क। अच्छा, आप लोग देखे होंगे जहाँ पे वेल्डिंग होता है, ये क्या एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा है, एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। पहला है वेल्डिंग आर्क। आप लोग जब वेल्डिंग की दुकान में जाते होंगे तो देखते पूरा चमचम चमचम करते रहता है, वो क्या लाइट वगैरह जैसा कि देखे होंगे। उसको देख नहीं पाते हम लोग, उसको देखने के लिए ग्लास लगाते हैं। तो वेल्डिंग आर्क होता है प्लाज्मा स्टेट में होता है, ना ही सॉलिड होता है, ना ही लिक्विड होता है, ना ही गैस होता है। और एग्जाम्पल है लाइटिंग, जो बिजली का रखती है, वो ना ही सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ना ही गैस है, क्या है? प्लाज्मा है। तो बस ये जनरल नॉलेज के लिए आप लोग इसको यहाँ पे सुनना और यहीं पे भूल जाना है, बस ज़्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए मुझे बता दिए इसको कि एक फोर्थ स्टेट प्लाज्मा भी होता है। ऐसे तो बहुत सारा स्टेट है, मैटर के बहुत सारा स्टेट है, लेकिन 4 जो है नेचुरल है। देयर आर 4 मिस करें नेचुरल स्टेट। ये क्या है? नेचुरल स्टेट है। बहुत सारा मैनमेड स्टेट भी है, आदमी द्वारा बनाया गया है, साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया स्टेट भी बहुत सारा है। उसमें से एक हम लोग देख लेते हैं। एक स्टेट का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ई है, ई भी एक स्टेट्स ऑफ मैटर है। इट इज मैनमेड स्टेट्स ऑफ मैटर, मैनमेड स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर का तो बहुत स्टेट है, लेकिन 4 क्या है? नेचुरल है। उसमें से 3 के बारे में हम तो पढ़ चुके हैं, सॉलिड लिक्विड बारे में, हम गैस बारे में पढ़ लिए। हम लोग प्लाज्मा के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं जा रहे हैं, बस उसका एग्जांपल देख लिए। वेल्डिंग आर्क आप लोग देखे होंगे, लाइटिंग भी बिजली का चमकता है तो आप लोग को महसूस होता ही होगा। तो ये हो गया प्लाज्मा का स्टेट। और एक है स्टेट बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स। ये क्या है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर है लेकिन मैनमेड स्टेट है।
और बहुत सारा आप लोग गूगल पे सर्च किए ना तो बहुत सारा स्टेट हो जाता है, मैन स्टेट, तो लोग तत्काल इतना ही पढ़ते हैं। तो इसको आप लोग को जो समझ में आया उसको लिख लीजिए, और इसका एग्जाम में अगर पूछो तब 3 ही स्टेट बताइएगा कि मैटर के 3 ही स्टेट होते हैं। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक बात और हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसको आप एक बार लिख लीजिए। तो हम एक टॉपिक बताने वाले हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। एक हम वहाँ पे बात किए थे ना इवापोरेशन टॉपिक में, कि जब हम वाटर बोतल को फ्रीजर से जब हम बोतल को फ्रीजर में रखते हैं तो उसमें क्या आइस बन जाता है बोतल में। जब उसको हम बाहर में रखते हैं टेबल पे, ये हमारी टेबल है, ये बोतल कुछ है, इसमें आइस है, मान लीजिए आइस है, इसको रखते हैं, इसको हो गया बोतल हमारा, इसमें आइस है, अंदर में क्या आइस है। तो इसमें देखिएगा ना कि बाहर से पानी गिरने लगता है, ये आपको पूरा पानी फैल जाएगा यहाँ पे। इस बारे में हम बात कर चुके हैं, थोड़ा सा और बताना चाह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा टॉपिक ज़्यादा ही हार्ड था या ज़्यादा मतलब कम्प्लेक्स था, तो हम लोग उस बारे में वापिस से बात कर ले रहे हैं, रिवीजन कर ले रहे हैं। बस हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं बहुत परेशान वाला टॉपिक में। तो अब देखिए यहाँ पे वाटर पार्टिकल आ जाता है। वाटर पार्टिकल आता है कहाँ से? क्या ये आइस के अंदर से निकलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पार्टिकल है, क्योंकि यार इसमें पोर्स तो नहीं ना, छेद तो है नहीं। अगर छेद रहता तो पानी चू जाता, पानी गिरने लगता बाहर, पानी तो गिरता नहीं, आइस रहता है तब पानी बाहर आता है। तो ये पानी आता कहाँ से? पानी जो है हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ हमारा जो एयर है उसमें वाटर वेपर है, कुछ अमाउंट में वाटर वेपर है, उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ज़्यादा वाटर वेपर अगर एयर में है तो उसको ज़्यादा ह्यूमिडिटी बोल देंगे, अगर कम है तो कम ह्यूमिड बोलेंगे। तो हमारे जो एयर है उसमें क्या है? वाटर है। मान लीजिए यहाँ पे एयर है, तो इसमें कुछ वाटर पार्टिकल है मान लीजिए, है ना। ये देखिए वाटर पार्टिकल है, ये यहाँ पे देखिए इसका कुछ एयर का जो टेम्परेचर है वही वाटर का पार्टिकल का, जो हमारे एयर का टेम्परेचर है वही वाटर वेपर का टेम्परेचर होगा। इसका टेम्परेचर मान लीजिए कुछ 30 डिग्री सेल्सियस है, इस आइस का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो एयर आ रहा है, हवा चल रहा है, तो इधर आ रहा है, इससे टकरा जा रहा है, एयर टकरा रहा है, तो वाटर वेपर भी टकरा जा रहा है। वाटर वेपर टकराया ना, तो इसका 30 डिग्री था, इसका 0 डिग्री सेल्सियस था। तो क्या करेगा, जो एयर में वाटर वेपर है वो अपना एनर्जी लॉस कर देगा। जैसे कि हम लोग पानी को छूते तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है ना, और उससे ही पानी को हवा छूटता है तो हवा में अंदर जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। तो ये गैस के फॉर्म में भी है, किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है, तो एनर्जी लॉस कर देता है। और किस फॉर्म में आ जाता है वो? यहाँ पे किस फॉर्म में आता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग जब पानी को रखते हैं तो पूरा बोतल मतलब टेबल पर रखते हैं तो पूरा पानी वहाँ पे बिखरने लगता है। तो पानी कहाँ से आता है? हमारे एटमॉस्फेयर से आता है, हमारे एयर से आता है। इस बात को समझे ना आप? फिर से बता रहे हैं कि हमारे एयर में जो वाटर वेपर है उसका कुछ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, और उस अगर 0 डिग्री मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस वाले कुछ ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो कुछ तो इसका टेम्परेचर कम जाएगा, 30 से कम जाएगा कुछ। और वो मतलब एग्जाम्पल के लिए हम तो नापे नहीं कभी इसका टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर, वाटर वेपर का टेम्परेचर कभी नापे तो नहीं, बस एग्जाम्पल समझिए कि 30 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस टकराएगा तो उसका टेम्परेचर कम जाएगा और वो गैस फॉर्म से लिक्विड में आ जाएगा। इस बारे में बात कर चुके हैं। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस से लिक्विड में आ जाएगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा। तो बस इसको हम दोबारा इसलिए समझाया कि थोड़ा हमको लगा था कम्प्लेक्स है थोड़ा टॉपिक। तो इसको आप लोग जो समझे लिख लीजिए, फिर और आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग टॉपिक देखे तो यहाँ पे सुपर कूल्ड लिक्विड के बारे में हम लोग वहाँ पे बात किए थे। कोई भी सॉलिड को हम उसके मेल्टिंग पॉइंट पे कोई भी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट नहीं कर सकते हैं। इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल टू हीट ए सॉलिड एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज द हीट दैट इंटर्स द सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू ए लिक्विड। इसको समझिए आप लोग कि कोई सॉलिड ये मान लीजिए मार्कर ही है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हीट के पहुँच गया मेल्टिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुँच गया तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा? मेल्ट करेगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट पे हीट करेंगे तो क्या हीट कहाँ चला जाएगा? हीट चला जाएगा
इसका फेज चेंज कर देगा। फेज किस में कर देगा, मान लीजिए सॉलिड को हम गर्म कर रहे हैं, इस सॉलिड को मान लीजिए हम गर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म के तब मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा, सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि हम सॉलिड, कोई भी सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पे, सॉरी कोई भी सॉलिड को ज़्यादा हीट नहीं कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पे हम सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हीट नहीं कर सकते। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और हीट कहाँ चला जाएगा, लिक्विड में। जब इसको और हीट करते रहेंगे तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, और यहाँ पे क्या लिक्विड गर्म होने लगेगा, तो सॉलिड तो लिक्विड में चेंज हो गया। तो कोई भी इसीलिए कोई भी चीज़ को हम, कोई भी सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट हम नहीं कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पे वो चेंज हो जाएगा लिक्विड में, और फिर हीट कहाँ चला जाएगा, लिक्विड को हीट करने लगेगा। अच्छा, एक और था कि इट इज़ पॉसिबल टू हाउएवर टू कूल सम लिक्विड्स, लिक्विड है उसको हम लोग ठंडा करेंगे तो किस में चेंज आएगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग वाटर को ठंडा करते हैं तो किस में, सॉलिड आइस में चेंज हो जाता है। तो हम वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये पॉसिबल है कि हम लिक्विड को फ्रीजिंग पॉइंट पे, आइस का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर आइस में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल है कि हम उस वाटर को ठंडा ही रखें, उस वाटर को वाटर के फॉर्म में रखें। जैसे कि ये वाटर है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कन्वर्ट्स इनटू आइस, या 0 या फिर रख लीजिए -2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये पॉसिबल है कि कोई भी लिक्विड को हम -2 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ही रख सकते हैं। इस बात को फिर समझिए कि कोई भी लिक्विड को हम, ये पॉसिबल है। स्पेशल केस है कुछ लिक्विड के लिए, सम लिक्विड के लिए ये स्पेशल केस है। कुछ लिक्विड को हम उसके फ्रीजिंग पॉइंट से, जो इतना ही फ्रीजिंग पॉइंट है उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी, उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी हम उसको लिक्विड के फॉर्म में रख सकते हैं। उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका एग्जांपल, जैसे इसका एग्जांपल है सुपर कूल्ड लिक्विड का एग्जांपल है ग्लास। बस इतना इस में इतना हमको समझाना था कि कोई भी सॉलिड को हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कुछ लिक्विड को हम लोग उसके फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा ठंडा कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही समझना था। इसको हमने इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको वापस पढ़ लिए। वहाँ पे लिखा हुआ था तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वहीं पे जाकर, अगर जहाँ पे आप लोग पहले पढ़े थे वहीं पे जाकर आप लोग कुछ अगर लिखना एक्स्ट्रा तो लिख लीजिए। एग्जाम्पल वगैरह हम मिस कर गया था तो एग्जाम्पल आप वहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ प्रेशर कुकर। हम लोग इस बारे में तो बात कर चुके थे, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ मिस कर गया हो गया, यहाँ पे इसको आप रिवीजन की तरह देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर का क्या फंक्शन है। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, फिर भी एक बार आप इसको देख लीजिए। अच्छा, हम लोग सबसे पहले ये बात तो जानते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, ऑन इंक्रीजिंग या फिर ऑन इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। जैसे कि हमारे अर्थ सरफेस पे कितना प्रेशर है, 1 atm है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर प्रेशर हम बढ़ा दें, प्रेशर कुकर में प्रेशर कितना होता है, 2 atm होता है, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, प्रेशर कुकर पर भी डिपेंड करेगा। जनरली 120 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है, 120 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 135 भी लिखा हो रहता है, कहीं 130 भी लिखा हो रहता है। तो यार बस हम एक जनरल डाटा ले रहे हैं, बस इस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे। अगर प्रेशर कम जाएगा, मान लीजिए 0.7 atm है, तो ये प्रेशर माउंटेन पे होता है, ये माउंटेन पे 0.7 atm होता है प्रेशर। यहाँ पे कितना जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वाटर का। माउंटेन पे हो गया, सॉरी माउंटेन पे क्या हो गया, अर्थ सरफेस पे, हम लोग यहाँ सरफेस लिख देते हैं, ये आप लोग अर्थ सरफेस लिख सकते हैं, अर्थ सरफेस। ये क्या हो गया, किस में हो गया, प्रेशर कुकर में, प्रेशर, ठीक है, नाम ही प्रेशर कुकर, इसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। तो हम लोग इस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि खाना प्रेशर कुकर में जल्दी कैसे बन जाता है। वहाँ पे तो वाटर जो है 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, तो खाना जल्दी कैसे बन जाता है। हाँ, तो खाना देर से बनना चाहिए, क्योंकि अर्थ सरफेस पे 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा है और वहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है, तो खाना जल्दी क्यों बन रहा है। वहाँ पे देर से बनना चाहिए, क्योंकि वाटर 120 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा है, तो खाना देर से बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप लोग क्या लगता है खाना बॉयल करने से बन जाता है, कि पानी बॉयल कर गया और खाना बन गया, ऐसा है? ऐसा नहीं ना है।
खाना बॉयल करने से सिर्फ अगर वाटर बॉयल कर गया इसका मतलब खाना बन नहीं गया। जैसे कोई भी खाना के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए चावल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, कुछ यहाँ पे हम इसको गर्म कर रहे हैं, कुछ एनर्जी दे रहे हैं, वाटर में बॉयल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, भात बन जा रहा है। हम लोग इधर भात ही बोलते हैं, पता ना आपकी तरफ क्या बोलते होंगे, हम लोग भात ही बोलते हैं। तो चावल को बॉयल करेंगे तो क्या भात बन जाएगा। तो क्या मतलब बॉयल करने से बन जा रहा है। आप इस बात को समझिए क्लियरली, क्या हम वाटर को बॉयल किए तो खाना बन गया, ऐसा नहीं ना है। हर चीज़ का बनाने के अलग अलग, कोई चीज़ ऐसा आप घर अपने मम्मी से सुने होंगे कि इस चीज़ को बनाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा मतलब सीजने में, ऐसा सुनिएगा कि इस चीज़ को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मैगी 5 मिनट में बन जाता है, तो क्या हमें वाटर बॉयल तो जल्दी कर गया, ऐसा नहीं है। खाना बनता है, उसको जितना एनर्जी चाहिए, जितना हीट चाहिए उतना हीट उसको चाहिए ही। वो आप जल्दी दीजिएगा तो जल्दी बनेगा, देर से दीजिएगा तो देर से बनेगा। कोई खाना बहुत लेट से बनता है, क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा हीट चाहिए। तो मान लीजिए चावल को हम लोग को 100 जूल हीट चाहिए भात बनने के लिए, 100 जूल हीट चाहिए, तो हमको 100 जूल अगर जल्दी से दे दे तो जल्दी बन जाएगा। तो यही काम हो रहा है। जैसे कि इस पॉइंट को समझिए, ड्यू टू मोर बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस है प्रेशर कुकर का। तो ड्यू टू मोर बॉइलिंग टेम्परेचर मोर हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर होने के कारण ज़्यादा हीट लग रहा है। यहाँ पे क्या हीट ही दे रहे हैं, 100 जूल हीट दे रहे हैं, ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ज़्यादा खाना जल्दी बन जा रहा है। इसको समझिए आप लोग। जैसे कि हम लोग खाना, मान लीजिए खाना चढ़ा दिए प्रेशर कुकर में, तो अगर हम अर्थ सरफेस पे बना रहे हैं, अर्थ सरफेस माने प्रेशर कुकर में खाना नहीं बना रहे हैं, अर्थ सरफेस हम लोग किस में बनाते हैं, कोई सिंपल सा बर्तन में खाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे वाटर बॉयल कर जाएगा कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और इसको मतलब चाहिए 100 जूल एनर्जी। तो चावल को हम लोग दिए बर्तन में, तो वाटर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करके इसमें चेंज हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा गैस में चेंज। तो खाना, गैस तो बाहर निकल जाएगा। ऐसा था नहीं कि देखिए ये बर्तन है तो गैस इधर से बाहर निकल जाता है। ये तो बात आप गौर की देखे होंगे। ये हमारा बर्तन है, कुछ पता नहीं कौन सा बर्तन है, अरे बहुत अच्छा बर्तन बन गया ये तो। जो भी कोई बर्तन है, यहाँ पे एक प्लेट, हम लोग प्लेट से ढक देते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए आप गैस बाहर से, इधर से बाहर निकल जाता है गैस, तो पानी तो खत्म हो जाएगा। जैसे कि जब हम 100 से ज़्यादा इसमें, तो इसको तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, इसको 100 से ज़्यादा मिल ही नहीं रहा है। 100 से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस बाहर निकल जा रहा है। तो हमको अगर इसको, इस टेम्परेचर को हम अगर 120 कर दें, 120 कर दे, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। जैसे कि हम मोर टेम्परेचर मोर हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यहाँ पे हम लोग देख ही चुके हैं। मोर बॉइलिंग टेम्परेचर है, मोर बॉइलिंग टेम्परेचर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में, ज़्यादा। अगर हम कोई 120 डिग्री सेल्सियस को हम लोग, मार्कर को हम लोग, या मार्कर कोई भी ऐसा वस्तु जिसको 120 डिग्री सेल्सियस का वस्तु को हम छुएंगे तो ज़्यादा गर्मी हाथ मेरा जल जाएगा, ज़्यादा जल्दी जल जाएगा, हाथ ज़्यादा जल जाएगा। अगर कोई हम 90 डिग्री सेल्सियस वाले वस्तु को छुएंगे तो हाथ कम जलेगा। तो हीट ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है हमको, हीट ज़्यादा मिल रहा है ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो यही काम अगर हम प्रेशर कुकर में करेंगे, प्रेशर कुकर में क्या होगा, ये मान लीजिए हमारा प्रेशर कुकर है, पता नहीं है डायग्राम पे ज़्यादा मत जाइए, ये हमारा प्रेशर कुकर है। इसी बात हमको 120 डिग्री सेल्सियस वाटर 120 डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में मिल जा रहा है, तो ज़्यादा हीट मिलेगा, तो जो खाना जल्दी पक जाएगा। यहाँ पे 100 जूल एनर्जी अचीव करने में हमको 10 मिनट लगेगा, 100 जूल एनर्जी अचीव करने में 10 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पे 8 मिनट ही लगेगा, 7 मिनट ही लगेगा 100 जूल एनर्जी लाने में, 100 जूल एनर्जी अचीव करने में। हमको 100 जूल एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। ये अगर हम पहाड़ पे बनाएंगे खाना तो हमको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री सेल्सियस मिलेगा पहाड़ पे कितना हमको मिलेगा, 90 डिग्री सेल्सियस पे पानी वाटर में बॉयल कर जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पे या तो क्या करना पड़ेगा, खाना हमको ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा पानी दे देना पड़ेगा, मतलब पानी फुल कर देना होगा कि कुछ चलो बाहर भी निकला, कुछ बाहर भी निकला तो कुछ पानी इसमें रहेगा इस लेयर तक और खाना बन जाएगा। तो हमको क्या, पहाड़ पे खाना देरी से बनेगा और प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाएगा। क्यों जल्दी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ज़्यादा हीट अचीव कर पा रहे हैं। खाना 120 डिग्री, क्योंकि वाटर 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है, तो हम ऑलमोस्ट हमको मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस पे खाना बन गया, तो हमको वाटर के फॉर्म में रह जाएगा और गैस
वहाँ से बाहर, क्योंकि गैस तो प्रेशर कुकर में क्या गैस बाहर निकलता है, बहुत कम गैस बाहर निकलता है, थोड़ा सा गैस निकलता है बाहर। वहाँ पे मतलब उसको वहाँ पे प्रेशर लगाए हुए रखते हैं हम लोग कि इससे ज़्यादा होगा तब गैस बाहर निकलेगा। लेकिन इसमें तो हम लोग ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो फट जाएगा बर्तन। तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा कुछ दबाना नहीं पड़ता, बस एक प्लेट से ढक देते हैं, क्योंकि गैस जो भी है गैस वो बाहर निकल सकता है। तो इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग अगर हम कुछ बोले हैं, अगर कुछ पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो उसको आप लोग अपने मन से हिंदी, जो भी भाषा आपको आता है, हिंदी संस्कृत जिसमें भी लिखना है लिख लीजिए, जो भी यहाँ पे बात की है। ठीक है।